अब हम करने क्या जा रहे हैं, हमने वो बैकग्राउंड नॉलेज जो चाहिए थी चीजों के लिए, वो बैकग्राउंड नॉलेज जो चाहिए थी चीजों के लिए, वो ले लिए भाई। चलो भाई ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे सारे के सारे, कौन से दिखा देता हूँ एक दफा फिर से जल्दी से, तो वही स्टार्ट करने जा रहे हैं ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सारे के सारे देखे थे, और आर्ट थे हमारे पास, ठीक है भाई। उसमें सबसे पहला सिलेक्शन कौन सा है बेटा, सिलेक्शन। सिलेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेक्शन के मैंने बोला था सिलेक्शन और आइटरेशन के कितने टूल्स हैं, दोनों दोनों को मिला के टोटल 5 टूल्स हैं, एक दो इसके, तीन चार पांच इसके, ठीक है। मतलब एक दो तीन चार पांच, टोटल 5 टूल्स हो गए। तो ये 5 के 5 टूल्स हैं जो लाजमी 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 तौर पर आने चाहिए इस्तेमाल करना। सबसे पहले कौन सा है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन का पहला टूल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। पहला टूल बेटा, पहले टूल पे काम करने जा रहे हैं, वो है इफ देन एल्स एंड इफ, ठीक है भाई। तो हेडिंग डालने अपने पास, जिसके पास वर्कबुक्स वगैरह नहीं है, या जिसके पास जो नहीं, मतलब वर्कबुक्स मेरा दे तो भी आ जाएगी आपके पास, जिसके पास जो है ना वो जो नोटबुक्स लेके बैठे हैं बेसिकली। सिलेक्शन एल्गोरिदम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेक्शन एल्गोरिदम में कौन सा सिलेक्शन एल्गोरिदम है बेटा, इफ देन एल्स एंड इफ, वो स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके पास, लिख लें अपने पास जल्दी से। ओके, बोलता है राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखो। अच्छा भाई, एल्गोरिदम लिखना है तो एल्गोरिदम किन चीजों में लिख सकते हैं भाई, एल्गोरिदम हम लिख सकते हैं फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में, ठीक है। राइट एन एल्गोरिदम, इसका मतलब या तो फ्लो चार्ट बोल रहा है तो सूडो कोड बोल रहा है, दोनों में से कोई भी चीज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। किसी भी चीज में इसमें किया जा सकता है। हम करते हैं, काम करते हैं, इसको सूडो कोड में लेते हैं पहले, ठीक है। तो सूडो कोड में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोल रहा है एक एल्गोरिदम लिखना है जो इनपुट करेगा 2 नंबर्स एंड आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब जो मैं 5 मिनट की बात करूंगा ना बिफोर स्टार्टिंग दिस, वो बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग लगाकर, कान खोलकर इस बात को सुनेंगे बेटा। देखो, अब आप जो एल्गोरिदम बनाते हो, जो भी एल्गोरिदम मेकिंग करोगे, जो भी चीजें बनाओगे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कन्वर्ट होने का मतलब ये कि वो कौन ऑपरेट करेगा, या फिर वो उसको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उस पे कौन काम करेगा, उस पे करेगा कंप्यूटर सिस्टम काम, सही है। तो आप बेसिकली प्रोग्रामिंग का मकसद ही होता है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो आप कंप्यूटर सिस्टम को आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरा, अब P2 में हमने स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। P2 में एक बात जहन में होनी चाहिए कि वी आर नॉट राइट नाउ द लेमेन्स, ये लेमैन हम नहीं है अभी, राइट, वी आर नॉट लेमैन। कौन है फिर हम, बेटा हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट वाले काम, ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले काम ये सीखना चाहते हैं, सही है। तो हम उसके स्टूडेंट्स हैं। तो अब एक बात तो ये कि लेमैन के होते हुए नहीं सोचोगे, सही है। लेमैन का मतलब आम इंसान होता है बेटा, ठीक है। आम इंसान, एक इंसान जो नॉर्मल यूजर है ना, उसको होते हुए नहीं सोचोगे, कि वो नहीं बोलोगे हम जो है ना वो एक आम इंसान है जो कंप्यूटर यूज करेंगे, नहीं। आप ना कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है अब, कि वो आपके हिसाब से काम करे, ये आपके प्रोग्रामिंग सीखनी है, या ये मकसद है आपके काम का, सही है। तो एक बात तो ये कि आप जो भी कुछ करेंगे वो हमारे लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, कि डेवलपर्स जो भी काम करते हैं वो यूजर्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई, यूजर के लिए करते हैं एक काम, यूजर के लिए किया जाएगा सब कुछ, ठीक है। दूसरा, आपको जो प्रॉब्लम दी जा रही है उसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जितने भी अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे, सही है। दो बातें हो गई। अब एक जो क्वेश्चन आपके पास है, आपको थोड़ा सा ना इसका आइडिया होना चाहिए इनपुट और आउटपुट क्या होता है। देखो, लेट्स से कि मेरे पास ये मेरी डिवाइस है, ठीक है। अब इस डिवाइस में मैंने क्या किया, सॉरी स्क्रीन घूमे जा रही है वहां पे। इस डिवाइस में मैंने क्या किया बेटा, इस डिवाइस के लिए इनपुट क्या होगा। इनपुट का मतलब जो यूजर इसमें उसको प्रोवाइड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी द इनपुट, ठीक है। लेकिन उस इनपुट लेने के लिए इसको इसको केपेबल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस किसने देने, कंप्यूटर प्रोग्रामर ने देने। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस किसने देने, उसने उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपने देने, सही है भाई। कौन देगा, आप दोगे भाई, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे। आप कौन हो,
आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने जा रहे हो या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, जो आप जो है वो यूजर के लिए काम करने के लिए जो मशीन है उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब जो यूजर इनपुट करेगा उस सिस्टम के अंदर। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब जो चीज आपका सिस्टम या आपका प्रोग्राम या आपका कोड वापस करेगा किसको? यूजर को, वो आउटपुट होता है। ठीक है भाई। तो अब बोल रहा है एक एल्गोरिदम आपने ऐसा बनाना है जो इनपुट करेगा दो नंबर्स, टू नंबर्स को। टू नंबर्स कौन से होंगे? इनपुट का मतलब ये, जब इनपुट बोला तो आप में आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं कि दो नंबर आपको सोचने, नहीं भाई। वो कौन सोचेगा? वो कौन करेगा? वो इनपुट की बात हो रही है तो वो यूजर करेगा। और वो कब करेगा? जब ये प्रोग्राम बन के उसके पास चला जाएगा और वो जब इसको रन करेगा तब वो इनपुट करेगा चीजें, तब वो उसको डाटा प्रोवाइड करेगा। तो आपको आपने अपने एल्गोरिदम को इस काबिल बनाना है कि आप किसी भी डाटा को जो वो प्रोवाइड करेगा, कोई भी डाटा जो वो प्रोवाइड करेगा उस पे आपका एल्गोरिदम काम कर सके। ठीक है। अच्छा भाई, एक एक चीज तो ये कि इनपुट करेगा दो नंबर्स और आउटपुट करेगा लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मतलब अब उन दो नंबर्स में से कोई एक नंबर बड़ा नंबर होगा, उसको क्या कर देगा? आउटपुट कर देगा। ठीक है भाई। अब चला शुरू करते हैं इसको। बेटा कैसे शुरू करोगे? हमेशा हमेशा तो नहीं, अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड करता जाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस किस तरह से होता है। अच्छा, ये होता है बेटा लीनियरली का मतलब कंप्यूटर सिस्टम पहले ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, फिर उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, फिर उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, फिर उसके नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा। मतलब लाइन से सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता जाएगा और काम करता जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? बोला दो नंबर्स को इनपुट लेना। अब दो नंबर्स इनपुट लेने, ठीक है। दो नंबर्स इनपुट लेने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेमोरी में मैं कोई कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर सिस्टम कोई चीज इनपुट ले रहा है। इनपुट का मतलब कोई डाटा यूजर से लेके अपने पास रख रहा है। लेट से मैं कंप्यूटर सिस्टम हूं, तो मैंने कोई कोई सामान, कोई चीज, कोई डाटा किसी से लेके रखा, तो मैं प्रोग्रामिंग की हुदूद के अंदर मैं कहाँ रखूंगा उसको? कंप्यूटर के तो हाथ पांव भी नहीं है, कंप्यूटर को तो कोई दिमाग भी नहीं है, वो कहाँ रखेगा? वो बेटा हमने जैसे भी बात की, वो रखेगा वेरिएबल्स के अंदर। कहाँ रखेगा भाई? वेरिएबल्स के अंदर। वेरिएबल्स के अंदर टेम्पररी होल्ड करके रख लेगा ताकि कोई भी काम परफॉर्म किया जा सके। जब मुझे जरूरत होगी मैं उसको हटा दूंगा। कौन? मैं बीइंग अ प्रोग्रामर उसको हटा सकता हूँ और उसको जहां पे इस्तेमाल करना है करवा सकता हूँ। तो अभी मैं करूंगा क्या? सबसे पहले दो वेरिएबल्स जो मीनिंगफुल वेरिएबल्स होंगे। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल का मतलब कि भाई जिसको पढ़ के समझ में आ जाए वो किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मीनिंगफुल का मतलब ये हुआ। सही है। जैसे मैंने बोला एक एज का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एज का वेरिएबल आपको पता होगा यार एज रखने के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई एज का वेरिएबल बना रहा हूं और उसमें जो है वो दो लोगों के ग्रेड्स रख रहा हूं। सही है। वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो यहाँ पर मीनिंगफुल वेरिएबल का को सोचेंगे और वहां पर इनपुट ले लेंगे। और इनपुट लेने के लिए बेटा एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट लेने के लिए एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो होता है इनपुट। ये इनपुट, कोई भी चीज इनपुट लेनी है, यूजर मतलब मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि भाई इनपुट ले लो। सही है भाई। तो वो इनपुट लेगा, कैसे लेगा? मेरा स्टेटमेंट पढ़ के, मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ के। तो मैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या तरीकेकार आपके कोर्स ने बताया है, सूडो कोड में किस तरह से इनपुट लिया जाता है कि पहले इनपुट का कीवर्ड लिखा जाएगा। कीवर्ड का मतलब वो इसको पढ़ेगा कंप्यूटर सिस्टम और बोलेगा अच्छा भाई इनपुट का मतलब अब मुझे कोई चीज, कोई डाटा मेरे पास आने वाला है। सही है। और वो फिर बोलेगा अब ये रखना कहाँ है, उसके बाद आगे देखो। तो बोलेंगे भाई इनपुट, उसके बाद वो चीज रखनी जहां पर है वो रखेंगे। तो हम बोलेंगे इनपुट कर लें क्या? नम1 इनपुट कर लें num2। तो मैंने दो वेरिएबल्स, क्योंकि दो नंबर्स इनपुट करवाने, एक का नाम रखा num1, दूसरे का नाम रखा num2। अच्छा भाई, इसके बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है बेटा। ठीक है। num1 और num2 एक साथ लिखे हुए। इससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि भाई इनपुट लिया num1, इनपुट num2। अब यूजर से इनपुट लिया जाएगा और कहाँ रख दिया जाएगा? num1 के नाम से एक डब्बा मौजूद होगा, मतलब एक वेरिएबल मौजूद होगा मेमोरी में, वहां रख दिया जाएगा। और num2 के नाम से भी एक डब्बा मौजूद होगा, उसके अंदर रख दिया जाएगा। कहां पर बेटा? सेकेंड स्टेटमेंट में। तो इनपुट num1 जैसे ही होगा, तो मतलब जब ये चलेगा तो num1 के नाम से डब्बा होगा, उस सॉरी num1 के नाम से डब्बा होगा उसमें रख दिया जाएगा। फिर इनपुट लेके num2 में रख दिया जाएगा।
यूजर से इनपुट ले लिया, अपनी मर्जी से रख सकते हैं, वेरी गुड, अपनी मर्जी से बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मैं रख सकता था इसको N1 और N2, ठीक है, मुझ पे डिपेंड करता है, मैं N1 N2 कर दूं। मुझ पे डिपेंड करता है, मैं जो हूँ वो पूरा का पूरा नंबर लिखूं, और वो भी लोअर केस में लिखूं, नंबर 1, इसमें लिखूं नंबर 2, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, इनपुट ले लिया गया, ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया। अब माय प्रोग्राम हैज टू डिसाइड, करवाना क्या है, आउटपुट करवाना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट नंबर आउटपुट कराने के लिए पहले माय प्रोग्राम हैज टू डिसाइड, वो डिसाइड करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, कौन से दो नंबर्स भाई, मुझे नहीं पता कौन से दो नंबर्स, लेकिन फिर बात भाई आप ऐसे बात कैसे कर रहे हो। तो भाई मुझे पता नहीं है कौन से नंबर्स, लेकिन मैंने जो दो वेरिएबल्स बनाए हैं वो इसीलिए बनाए कि कोई भी नंबर होंगे, एक नंबर में आ जाएगा और दूसरा नंबर 2 में आ जाएगा। तो मुझे अभी तो पता नहीं है कोई सा नंबर। जब ये रन होगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कोई रन करेगा इसको, जब ये एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो आएंगे इनके अंदर। लेकिन अभी तो मुझको नहीं पता ना, लेकिन मुझे ये पता है कि वेरिएबल के नाम मैंने क्या रखे हैं, वेरिएबल के नाम रखे हैं बेटा num1 और num2। समझ में आ गई ये बात, ये वाली बात, वेरिएबल्स वाली। पहला पहला एल्गोरिदम है, इसलिए बहुत स्लो जाके, बहुत डिटेल में जाके एक एक चीज समझा रहा हूं, ठीक है भाई। इनपुट ले लिए दोनों वेरिएबल्स के अंदर, दोनों वेरिएबल में इनपुट लेने के बाद अब माय प्रोग्राम हैज टू डिसाइड, देखो मेरे पास जो मुझे एट लास्ट करना क्या है। सर वो बॉक्स सा हमारा कोई काम नहीं होता ना, वो बॉक्स से हमारा कोई कहा नहीं, वो हम अपेरेंटली मैं अभी बना रहा हूं, ताकि आपको ना दिमाग में एक जो है ना वो एक इमेज क्रिएट हो जाए इस तरह से कि भाई ये मेमोरी में इस तरह से होते हैं। सही है, उसके अंदर कोई भी डाटा रखा जाएगा जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है भाई। उससे फिलहाल के तौर पे हमें ना बनाने होते हैं और ना हमें जो है वो दिखाने हैं ऐसे करके। अब एट द एंड मैंने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करके देना, वो बोला आउटपुट कर दो लार्जेस्ट नंबर। अच्छा लार्जेस्ट, मुझे तो एक भी नंबर नहीं पता, मैं लार्जेस्ट नंबर कैसे करूंगा। ठीक है, उसके लिए एक टेक्निक होती है। क्या टेक्निक होती है भाई, मैं वेरिएबल के नाम का इस्तेमाल करूं वो तो पता है ना मुझको, हाँ ठीक है। लेकिन मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, तो डिसाइड डिसाइड करने के लिए यहां पर मुझे दोनों में से कोई चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द सिलेक्शन इज। सिलेक्शन का मतलब क्या, अब मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरे पास ये जो मेरा num1 बड़ा है या फिर num2 बड़ा है, ये चीज होती है सिलेक्शन। और ये कौन से टूल से कर रहा हूं यहाँ पे, ये मैं करूंगा बेटा इफ देन एल्स एंड इफ से। ठीक है, तो इफ देन एल्स एंड इफ अप्लाई कैसे करूंगा, देखिएगा जरा। अब मैंने बोला, लिखा यहाँ पे इफ के बाद हमेशा जो यहाँ पे लिखी जाती है वो लिखी जाती है बेटा कंडीशन, कंडीशन या फिर क्राइटेरिया। जिस क्राइटेरिया पे चीज को सेलेक्ट करना है, कौन सा क्राइटेरिया है, मैंने बोला एक काम करते हैं दोनों में से बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा, मैंने एक चीज लिखी यहाँ पर, एक एक कंडीशन मैंने बोला इफ num1, अच्छा अब ऑपरेटर लगाऊंगा। कौन सा ऑपरेटर देखा बेटा, बताया मुझे कौन सा ऑपरेटर है ये है ग्रेटर देन का ऑपरेटर। इफ num1 ग्रेटर देन num2, इफ num1 ग्रेटर देन num2, पूरा पूरा नाम लिखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता इफ num1 ग्रेटर देन 2, तो वो ये हो जाएगा इफ, मतलब वो num1 की वैल्यू को चेक करेगा कि वो 2 से बड़ी है कि नहीं, वैल्यू को। सही है, अभी यहां पर चेक कर रहे हैं num1 की वैल्यू जो num2 में आया उससे बड़ी है कि नहीं। सही है, एक इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यही सेम सिचुएशन जो मैं प्रोग्राम लेट से बना हुआ है, वो अयान भाई ने, मैंने क्या किया, अयान भाई को एग्जीक्यूट करके दे दिया। अब अयान भाई के पास सबसे पहले जो है ना वो क्या, नंबर इनपुट करने को आ रहा है। नंबर इनपुट करवाया गया, नंबर इनपुट किया तो भाई इन्होंने जो है ना वो नंबर दे दिया लेट से 8, और num2 इनपुट करवाया, वो करवाया 10। सही है, num1 8 और num2 10। तो अब ये प्रोग्राम जब यहां पर आएगा ना, तो चेक करेगा इफ num1 का मतलब 8। सही है, num1 का मतलब 8, इफ 8 इज ग्रेटर देन 10, ये चीज चेक करेगा। सही है, क्योंकि उस वक्त पे वैल्यू नोन होगी उसको। अभी तो वैल्यूज अननोन है, क्योंकि मैं एल्गोरिदम डिजाइन कर रहा हूं, तो डिजाइनिंग के वक्त तो वैल्यूज अननोन होंगी ना, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर कौन सी वैल्यूज को क्या करेगा, इनपुट करेगा। तो इस एग्जाम्पल को
अभी बात के लिए रखते हैं, पहले हम इस एल्गोरिथम को कंप्लीट करते हैं। अब हमने बोला कि भाई हमारे पास क्या आ रहा है, इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर num1 बड़ा है num2 से, देन कितने स्टेटमेंट्स में बेटा, कितने कीवर्ड्स लिख चुका हूं इसमें से, इफ, देन, एल्स, एंड इफ रह गया, वो कहां लगता है बताता हूं, एल्स और एंड इफ यहां लगेगा। अच्छा भाई देखें, अब क्या किया जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पे इफ पे, इफ पे गया, ये वाली चीज को कंपेयर किया, यहाँ कंपैरिजन हो रही है, राइट। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर num1 बड़ा होगा num2 से, जो भी वैल्यू है उसके अंदर, तो अगर वो बड़ी है किससे, दूसरी वैल्यू से, मतलब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से, तो क्या इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला वेरिएबल, मतलब num1 वाला वेरिएबल बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है, यही मतलब होगा ना अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो। मतलब अगर इफ num1 ग्रेटर देन num2, इसका मतलब num1 बड़ा है या num2 बड़ा है। जी भाई, अगर इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो num1 बड़ा है या num2 बड़ा है बेटा, num1 बड़ा है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्ले कराएंगे, हम इसको डिस्प्ले किसको कराना है, आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये हुआ कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सा हुआ, तो वो num1 हुआ, तो मैंने कहा आउटपुट कर दीजिए, आउटपुट num1, एल्स आउटपुट num2। ठीक है भाई, अब ये देखिए एल्गोरिथम चलेगा कैसे, ये मेरा एल्गोरिथम हो गया कंप्लीट। एंड इफ क्यों लगाया सर, एंड इफ इसलिए लगाया क्योंकि इफ को खत्म करने के लिए, इफ को एंड करने के लिए, जहां इफ खत्म हो जाए वहां पर एंड इफ लगाना पड़ता है, ठीक। तो अब देखिएगा जरा ये कैसे कैसे चला है। इनपुट सबसे पहले, अच्छा ये पूरा एल्गोरिथम जो है ना, वो ये आप एक कंप्यूटर सिस्टम को दे दिया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, पहले ये वाला स्टेटमेंट चलाएगा, इनपुट num1, मतलब num1 इनपुट ले लो। अब वो वेट करेगा जब तक num1 इनपुट ना आ जाए। num1 इनपुट का मतलब ये कि कोई भी इनपुट आएगा उसको num1 में उठा के सेव कर दूंगा, ये मतलब हुआ उसका। इनपुट के बाद जो भी लिखा होता है, जो भी वेरिएबल का नाम लिखा होता है, इसका मतलब उसके अंदर इनपुट सेव होगा। इनपुट के बाद जो भी वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर इनपुट सेव होगा। सही, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जल्दी से, शाबाश। इनपुट num1, सही है। अब num1 इनपुट करवाना है, हाँ जी, डेटा टाइप लिखना, सही है, मैं आता हूँ उस पे, डेटा टाइप पे अभी नहीं लिखा हमने, सही है, ऐसा ऐसा चीजों को ना ऐड करते रहेंगे, ठीक है, अभी मैंने डेटा टाइप नहीं लिखी है इसकी। तो वो बाय डिफॉल्ट अभी जो है ना वो क्या करेगा, अभी अभी ऐसा बोलो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं है, सही है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा कि किस तरह से लिखना होता है। अब हमने इनपुट कर लिया, इनपुट num1 num2, सही है भाई। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर num1 बड़ा है num2 से, तो आउटपुट कर दो num1 को, वरना आउटपुट कर दो num2 को। एंड इफ, देन और एल्स का क्या मामला है, अगर कंडीशन जो लिखी हुई है इफ के साथ अगर वो ट्रू होती है तो वो देन में जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो देन में जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कहां जाएगा, एल्स पे जाएगा, और ये एंड इफ कर देगा। ऑलराइट, ये हो गया एक छोटा सा एक एल्गोरिथम। किसी को इसमें सवाल है तो बताएं मुझे, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। एक बेसिक एल्गोरिथम, ठीक है, सिलेक्शन पे, मूविंग ऑन। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहा है राइट एन एल्गोरिथम विच इनपुट एज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की एज इनपुट करेगा और आउटपुट करेगा वेदर टीन और अडल्ट, वो टीन है या अडल्ट है। वो बोल रहा है 18 एंड अबव इज अडल्ट, 18 और उससे बड़े बड़ी उम्र का जो है वो जो भी होगा इस एज का होगा तो वो अडल्ट होगा। तो सबसे पहले इनपुट एज ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, तो एज स्टूडेंट की इनपुट की जाएगी, ठीक है। चले भाई इसको लिखें जरा ऊपर को देखते हुए, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे। चले भाई, बेटा वेरिएबल का नाम क्या लिखा, स्टूडेंट एज, एज स्टूडेंट एज, स्टड एज, नहीं कुछ और लिख जाएगा भाई, स्टूडेंट एज और कुछ, भाई भाई जो भी नाम आ रहा है बस उससे पढ़ने से ये लगे कि भाई स्टूडेंट की एज की बात हो रही है, और कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है भाई। अब नाम, ओ सॉरी, एज की आ गई है,
एज आ गई कैसे, कि आपने बोला भाई इनपुट करवा ली, एज इनपुट आ गई है, उसके पास आ गई, अब डिसीजन मेकिंग करवानी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग के पता चले वो टीन है या अडल्ट है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि भाई जब एज को चेक कराओगे आप, आपने बोला इफ एज का जो वेरिएबल है वो क्या लिखूंगा, 18 और अबव है तो अडल्ट होगा। तो 18 और अबव के लिए मैंने बोला भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है, इफ एज का मतलब एज की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो, तो क्या होगा बेटा ये? स्टूडेंट क्या होगा? टीन होगा। अच्छा टीन होगा तो भाई बताना कैसे? भाई बताने के लिए एक ही तरीका है, जैसे आप जो है ना वो डिस्प्ले करवा सकते हो यूजर स्क्रीन पे। जैसे आपको कोई एरर आता है तो आपकी डिवाइस आपको डिस्प्ले कराती है, सही है, तो आप डिस्प्ले करा सकते हो। आपने बोला भाई आउटपुट कर दीजिए क्या, ग्रेटर देन 18 है तो क्या बोलेंगे, अडल्ट। ठीक है, ग्रेटर देन टीन है, अडल्ट हो गया, एल्स आउटपुट टीन। अच्छा, अब साथ भाई ये आपने क्या लिखा भाई, टीन और अडल्ट, और ये कोड्स कहाँ से आ गए? ठीक है, ये कोड्स कहाँ से आ गए, अब इसको समझा देता हूँ जल्दी से। अच्छा मैंने एक चीज नहीं लिखी, क्या चीज नहीं लिखी भाई, बताइएगा जरा जल्दी से, क्या चीज रह गई पुराने वाले एल्गोरिथम में जो लिखी थी? एंड इफ लगाना लाजमी है भाई, एंड इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इफ खत्म हो गया तो एंड इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ये हो गया एल्गोरिथम आपका कंप्लीट, सही है, जिसमें आपने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन 18। एज कब मैं चेक कर सकता हूं, जब मैं ऊपर इनपुट करवा लूं फिर। अगर मैं ऊपर इनपुट ही नहीं करवाऊं, मैंने लेट से कि मैंने ये करवाया ही नहीं, हमने लिखा इफ एज से एल्गोरिथम स्टार्ट किया अपना, हमने बोला इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एज भाई इसको पता ही कुछ नहीं होगा कि एज क्या होती है, पता ही नहीं है उसको। आप जो है ना वो मतलब एज की वैल्यू आई नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, आप कैसे उसको चेक करा सकते हो? एज की वैल्यू पहले इनपुट लेंगे ना, फिर चेक करवाएंगे। तो एज इनपुट करवाने के बाद ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ जाएगा, आउटपुट कर देगा अडल्ट, एल्स आउटपुट टीन। ठीक है, अब ये कोड्स क्यों लगाए हैं सर? सिर्फ आउटपुट में होगा जी भाई, सिर्फ आउटपुट में आएंगे, इनपुट में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, एक बात, आउटपुट में भी कब आएंगे उसकी भी वजह बता देता हूँ, वो बता देता हूँ, एप्लीकेशन बता देता हूँ। आउटपुट में कब आएंगे भाई, देखो आउटपुट में ऊपर वाले में तो सर नहीं डाले थे आपने यार। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? ऊपर वाले में मैंने कोट्स नहीं डाले, क्यों नहीं डाले भाई? या तो भूल गए होंगे भाई, भूला नहीं था। मामला क्या है, ऊपर वाले एल्गोरिदम में मैं जब आउटपुट कर रहा हूं तो आई एम नॉट आउटपुटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब कोई टेक्स्ट आउटपुट नहीं कर रहा, कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को आउटपुट नहीं कर रहा। क्या आउटपुट कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जब भी मैं आउटपुट के साथ किसी वेरिएबल का नाम लिखता हूं तो सिर्फ उसका नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इनपुट num1 का, क्या num1 की वैल्यू जो भी है वो आउटपुट करा दो। अब यहां पर क्या टीन और अडल्ट मेरे पास क्या है, वेरिएबल है? नहीं भाई, वेरिएबल है ही नहीं। अगर वेरिएबल होते तो मैं आउटपुट अडल्ट को कर देता, अडल्ट की जो भी वैल्यू है वो आउटपुट हो जाती है। लेकिन अडल्ट मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है कि उसके अंदर कोई वैल्यू हो। यहां पर अडल्ट क्या है, एक टेक्स्ट है जो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है कि अडल्ट, और सिर्फ टीन। जो टेक्स्ट एज इट इज डिस्प्ले कराना होता है उसको स्पीच मार्क्स में आउटपुट के साथ लिखता हूं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, जो टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट कराना होता है, एज इट इज डिस्प्ले कराना होता है स्क्रीन पर, उसको आउटपुट के साथ स्पीच मार्क्स में लिखता हूं। तो जो स्पीच मार्क्स में लिखा हुआ है वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया जाएगा, उसमें कोई तो और चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट द सिलेक्शन, अनदर सिलेक्शन, जिसमें मैंने अब दो इनपुट के बजाय कितने इनपुट्स लिए हैं, यहाँ एक इनपुट लिए, एक इनपुट में भी काम हो गया। ठीक है भाई, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में हम आउटपुट num1 num इज ग्रेटर लिखें तो इट विल बी करेक्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, num1 लिखें या नंबर 1 इज करेक्ट लिखें, बिल्कुल तब भी हो सकता है भाई। देखें, उसने बोला भाई आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर, तो आप ये भी लिख सकती थी, या फिर इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकती थी, मैंने बोला भाई आउटपुट नंबर
1 इज ग्रेटर, ऐसे भी कर सकता था, या फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, या सेकंड नंबर इज स्मॉलर, ये लिख दूं, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूं उसकी जगह पर, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। सर वो कांस्टेंट पे लगते हैं लेकिन वेरिएबल्स पे नहीं, नहीं कांस्टेंट और वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स, जो वेरिएबल जो कुछ कोई वैल्यू को स्टोर करेंगे और थ्रू आउट वो चेंज हो सकती हैं वैल्यूज, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम विदाउट स्पीच मार्क्स को लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई अडल्ट का वेरिएबल बना हुआ होता जिसके अंदर कोई इनपुट आ रहा होता, तो मैं सिर्फ अडल्ट को विदाउट स्पीच मार्क्स लिख देता। लेकिन कोई भी टेक्स्ट अगर जो वेरिएबल नहीं है और वो टेक्स्ट है और वो मुझे डिस्प्ले कराना है, तो उसको स्पीच मार्क्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई, दो सर इसमें नंबर्स डिस्प्ले करना हो तो मन अलग से लिखना जरूरी है। नंबर डिस्प्ले, हाँ जी बेटा, अगर नंबर डिस्प्ले करना है, मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था, मैंने कहा भाई जो नम1 की वैल्यू है वही डिस्प्ले हो जाए, मिसाल के तौर पे। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ एक और दफा, ताकि ये चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। ये स्क्रीन आपकी, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ सबसे पहले उसने ये स्टेटमेंट को, सॉरी, सबसे पहले उसने ये स्टेटमेंट रन की, कौन सी, इनपुट नम1, सही है भाई। इनपुट नम1 किया तो आपने नम1 इनपुट करे, मतलब जो भी यूजर था उसने नम1 इनपुट कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक 28, और वो स्टोर हो गया किसमें, num1 के वेरिएबल में, और दूसरा ये num2 है, सही भाई। तो num1 के वेरिएबल में स्टोर हो गया 28, और फिर उसने num2 पूछा आपसे, तो num2 इनपुट करवाया, तो आपने num2 इनपुट कर दिया, दैट इज गोइंग टू बी 10, ठीक है। ये आप इनपुट कर रहे हो, तुम आप इनपुट कर रहे हो, वो भी तो दिखेगा ना स्क्रीन पे, सही है। तो ये इनपुट कर दिया आपने, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इफ पे। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, वो चेक करेगा 28 और ये हो गया 10, 28 इज ग्रेटर देन 10, यस, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो वो कहां पे जाएगा, देन में जाएगा, आउटपुट num1। आउटपुट num1 का मतलब num1 की वैल्यू क्या थी, 28, वो 28 आउटपुट कर देगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है भाई। अगर को मैं 28 ही आउटपुट करवाना चाहता हूं तब मैं ये लिखूंगा, अगर मैं इसकी जगह पर ये आउटपुट करवाना चाहता हूं कि भाई फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, नंबर 1 इज ग्रेटर, तो मैं स्पीच मार्क्स का सहारा लूंगा और स्पीच मार्क्स में वो पूरा टेक्स्ट लिख दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं चाहता हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये लिखना पड़ेगा मुझे, नंबर 1 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर 28 नहीं लिखा हुआ आएगा, 28 और 10 के बाद जब आप वो करेंगे तो नंबर 1 इज ग्रेटर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा यहाँ देखना, अब इसको गौर से पढ़ेंगे बड़ा जल्दी से। बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम विच इनपुट्स नंबर एंड आउटपुट्स इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अच्छा भाई, अब देखिए बेटा, सबसे पहले क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जी सॉरी। अब देखो बेटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देते हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन हमने की, किस चीज की सिलेक्शन की, कि कौन सा बड़ा नंबर है। देखो अब हम बात करते हैं जरा पॉसिबिलिटीज पे, इसमें हमें पास ऑप्शंस कितने थे, कितने कितने ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना था। भाई हमारे पास ऑप्शन थे कि लार्जेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है, तो लार्जेस्ट नंबर के लिए या तो num1 लार्जेस्ट होगा या num2 लार्जेस्ट होगा, दो ऑप्शंस थे जिसमें सेलेक्ट करना था। वेरी गुड भाई, गुड है, आगे चलो। दो नंबर्स थे, दो ऑप्शंस थे जिसमें सेलेक्ट करना था, यस और नो। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन थे जिसमें सेलेक्ट करना था, हमारे पास भी दो ऑप्शन थे, यहाँ पर भी अडल्ट और टीन, इसमें से भी आपने दो चीजों में से सेलेक्ट करना था। नीचे आ जाते हैं, यहाँ कितने ऑप्शंस आ गए बेटा, यहाँ पर ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास दो से ज्यादा। कौन से हैं बेटा, तीन ऑप्शंस हैं। आपने ये सेलेक्ट करना है कि या वो नंबर पॉजिटिव हो
क्या या वो नंबर नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो, तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब कितने ऑप्शंस हो गए भाई? 3 ऑप्शंस हो गए। ऊपर वाले क्वेश्चंस में कितने ऑप्शंस थे? 2 ऑप्शंस थे। तो भाई एक बात जहन में रखेंगे, ये स्टेटमेंट देने के बाद, ये काम करने के बाद इस क्लास को बस एंड करूंगा, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा इस बात को। जब भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हो और उसमें से सेलेक्ट करना हो, 2 ऑप्शंस हो और उसमें से सेलेक्ट करना हो, जैसे ये वाले क्वेश्चन में था, ये इसमें 2 ऑप्शंस थे, इसमें से सेलेक्ट करना था नम 1 बड़ा होगा या नम 2 बड़ा होगा। इसमें भी ऑप्शंस 2 थे, उसमें से सेलेक्ट करना था। क्या मतलब? वो या तो टीन होगा या तो वो अडल्ट होगा, या फिर बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा या नहीं होगा। सही? तो 2 ही ऑप्शंस थे। यहां पर 3 ऑप्शंस है। तो जब भी 2 ऑप्शंस हो तो हम नॉर्मल इफ इस्तेमाल करते हैं। जब भी 3 ऑप्शंस हो तो हम उसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, इफ में एक वेरिएंट होता है, इफ इफ कही जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ क्या होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस एल्गोरिथम को लिख के हम जो है वो करेंगे, ठीक है? जिसमें 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या 3 चीजों को सेलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा भाई, यहां तक होपफुली बात, थोड़ी सी जो चीजें हैं वो रिजॉल्व हो गई होंगी।